हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हर वीडियो में कोई ना कोई एक जीके का टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज मैं आपको कराने वाला हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या रहेगा, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है बजट। क्योंकि 1 फरवरी को अभी 2 दिन पहले ही ठीक है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया। उस बजट में हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितना नफा कितना नुकसान, सारी बातें आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे पहले इस बजट की थ्योरी, क्योंकि थ्योरी जानना आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। आज मैं आपको कराऊंगा क्या, बजट की थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बजट को पढ़ना। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सारी की सारी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बजट जो शब्द है हमने कहाँ से लिया, कौन सी लैंग्वेज से लिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके में सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है जी, बजट एक फ्रेंच भाषा, फ्रेंच मीन्स फ्रांस की जो भाषा है उसका एक शब्द है। ये आपको पता, पहला क्वेश्चन ही बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, फ्रेंच भाषा में एक शब्द है जिसका नाम बोगेट है। जो फ्रेंच भाषा एक शब्द है जिसे हम क्या बोलते हैं जी, जिसे हम बोलते हैं बोगेट। ठीक है जी, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसी बोगेट से ही ठीक है क्या हुआ, रूपांतरण हुआ किसका, बजट का। ठीक है, फ्रेंच भाषा में एक शब्द है जिसका नाम क्या है, बोगेट। ठीक है जी, इस बोगेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इस बोगेट का मीनिंग क्या होता है, इस बोगेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस बोगेट का बेसिकली मीनिंग होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, ये आपको पता होना चाहिए जी, बैग ऑफ लेदर, चमड़े का थैला। इस बोगेट का मतलब क्या होता है, बैग ऑफ लेदर मीन्स चमड़े का थैला। ठीक है जी, बजट शब्द अभी आपको बताया कि फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसमें फ्रेंच भाषा के हमने एक शब्द जिसका नाम बोगेट है, इससे लिया गया है क्या, बजट। इसका ही रूपांतरण क्या होता है, बजट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है बैग ऑफ लेदर, चमड़े का थैला। आपने कभी भी देखा होगा जब भी हमारे वित्त मंत्री क्या लेके आते हैं, ठीक है, पूरी के पूरी वार्षिक एनुअल रिपोर्ट लेके आते हैं, ठीक, किसकी, फाइनेंस की, तो वो किस में लेके आएंगे, उनके हाथ में एक लेदर का थैला होगा। ठीक है, उसके हाथ में एक लेदर का थैला होगा, वही क्या कहलाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, बजट। और इसी बजट से ठीक है रूपांतरण होके नाम क्या पड़ गया, उसका बजट। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगी इस वीडियो में, ध्यान से आपको देखना है। चलिए अगला जो फैक्ट है वो हम पढ़ते हैं जी। ठीक है, क्या आपसे पूछेगा, क्या इस बजट शब्द का संविधान के अंदर कोई उल्लेख है या नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको मैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, बजट शब्द का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। इस बात का मतलब क्या हुआ, आपको हमारे संविधान के अंदर ठीक है कहीं पर भी बजट शब्द देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्या हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख है, तो आप कहोगे जी नहीं। तो फिर हम किस वे से, किस तरीके से इस बजट को लिखते हैं संविधान में, कौन सा वो तरीका है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर हमने बजट शब्द नहीं यूज किया तो उसकी जगह हमारे संविधान में क्या यूज किया गया है, ये जानना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। संविधान का अनुच्छेद 112, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 112 में
संविधान के अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल कौन थे जी? 112 में। संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? क्या वहां पर बजट लिखा हुआ है? जी नहीं, बजट बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? वित्तीय वार्षिक विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वहां पे आपको एक शब्द देखने को मिलेगा बजट की जगह, नाम क्या होगा जिसका? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान के अंदर आपको कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। बजट की जगह क्या देखने को मिलेगा? संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या देखने को मिलेगा जी? वहां पर लिखा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि हर साल आपको पूरे साल में आपने कितना कमाया है, कितना आपको फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट आपको देनी होगी, ठीक है। वहां पर यह शब्द लिखा हुआ है। अनुच्छेद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है 112, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो है, अब इस बजट को बेसिकली बनाता कौन है? ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक है। तो बजट को कौन बनाता है? बजट को कौन बनाता है? ये इंपॉर्टेंट है काफी, ऑप्शन आपको दे देगा, तब आपको बताना होगा कि बजट को कौन बनाता है। इसमें बजट को बनाने का काम किसका काम होता है जी? वित्त मंत्रालय का काम। वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय क्या करता है भाई? बजट को बनाता है। वित्त मंत्रालय मीन्स इंग्लिश में आप क्या कहोगे जी इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वित्त मंत्रालय। तो अगर आपसे विभाग पूछ ले, अगर आपसे विभाग पूछ ले, ये तो आपने बता दिया कि बजट को कौन बनाता है, आपने बता दिया वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के भी तो कई भाग है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। वित्त मंत्रालय का कौन सा भाग? वित्त मंत्रालय का भाग अगर आपसे पूछ ले विभाग का नाम, तो आपको बताना है क्या जी? व्यय विभाग, व्यय विभाग। व्यय विभाग का मतलब, व्यय विभाग का मतलब क्या होता है जी? ये आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, ये वाला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि बजट कौन बनाता है। आपको बताना है वित्त मंत्रालय। अगर आपसे पूछ ले वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग, आपको बताना है व्यय विभाग। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है, खर्च विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए थोड़ी और बातें हम पढ़ते हैं बजट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी। आपने जाना बजट एक फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जाना कि फ्रेंच भाषा में वो कौन सा शब्द है जिससे लिया गया है, आपको बताना है जी, उसका नाम है बगेट। और बगेट से आपको क्या करना है, ध्यान, मतलब क्या होता है? बैग ऑफ लेदर, चमड़े का थैला, ठीक है। इसी से बदल कर रूपांतरण होकर क्या नाम बन गया जी? इसका बजट बन गया।
उसके बाद आपको मैंने बताया कि क्या बजट शब्द का उल्लेख है, जी नहीं, बिल्कुल कहीं पे उल्लेख नहीं है। तो फिर हम अपना बायोडाटा जो भी है, बजट का रूपरेखा जो तैयार करते हैं वो किस नाम से करते हैं, तो आपको बताना है जी, वो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कहाँ पे लिखी हुई है, अनुच्छेद 112 में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करते हैं जी। आई होप आपने अच्छे नोट्स बनाए होंगे। आज आपको मैं कुछ थ्योरी की बातें इसमें बताऊंगा, और कल की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इस बजट में हमें क्या मिला, कितना, किस सेक्टर में कितना गवर्नमेंट ने पैसा दिया और कहाँ पर कितना कम दिया। ये सारी बातें हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कि बेस मजबूत होना जरूरी होता है। चलिए हम पढ़ते हैं जी अब आगे। अब आपसे पूछेगा भाई, जब बजट वित्त मंत्रालय ने तैयार कर लिया है तो उसको संसद में पेश कौन करेगा फिर, तो संसद में कौन पेश करेगा, तो ध्यान रखना है आपको, संसद में पेश, जो आपकी संसद होती है, हमारी संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसमें भी तो पेश करना पड़ेगा ना ये, ठीक है। तो कौन पेश करता है, जिसको सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप सारे इसका आंसर आप दे दोगे, तो सीधी सी बात है, तो आपको क्या बताना है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और वित्त मंत्री हमारी कौन है, वित्त मंत्री हमारी वर्तमान में कौन है जी, निर्मला सीतारमण। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। निर्मला सीतारमण ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वर्तमान में। तो संसद में पेश किन्होंने किया जी, आपको बताना है वित्त मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री होगा भारत का वही पेश करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की इजाजत से, ठीक है। सबसे पहले वो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेगा, क्या मैं संसद में क्या करूं, इस बजट को लेके आऊं, ठीक है। तब वहां पर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जी अपना हाँ या ना में जवाब देंगे। अगर राष्ट्रपति जी ने इजाजत दे दी डेफिनेटली पेश होगा, अगर उन्होंने मना ही कर दिया तो पेश नहीं हो सकता। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति की इजाजत से, ठीक है। तो संसद में पेश कौन करेंगे, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति की इजाजत से। ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जी। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। बेसिकली जो बजट होता है, बजट होता क्या है, ठीक है। ऐसा सच बजट का कोई मतलब शायद नहीं होता, लेकिन आपको मैं बता दूं, बजट का मतलब होता है एक धन विधेयक। अगर आपसे पूछ ले बजट क्या है, तो आपको बताना है धन विधेयक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बजट एक धन विधेयक। अगर आपसे पूछ ले बजट कौन सा विधेयक होता है, तो आपको बताना है यह एक मनी बिल होता है। बजट एक धन विधेयक होता है, इंपॉर्टेंट है जी। अब देखते हैं ये धन विधेयक बेसिकली होता क्या है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और तो ये भी आपको पता होना चाहिए धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको आपको मैं बता देता हूं, धन विधेयक का उल्लेख है जो आर्टिकल अनुच्छेद 110 में, ठीक है। अनुच्छेद 110 में आपको धन विधेयक के बारे में क्लियर होगा जी, ठीक है। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो बेसिकली धन विधेयक होता क्या है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। मनी बिल बेसिकली क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, तो इसमें अब छोटी सी आपको मैं एक टर्म बता देता हूं, धन विधेयक, मनी बिल। बेसिकली मनी बिल क्या होता है, मनी बिल में आपको क्या होंगे, पैसे, वित्त, वित्त के साथ साथ, वित्त मीन्स पैसा, पैसा प्लस आप उसके ऊपर कितने टैक्स कर, ठीक है जी। बजट क्या होता है, एक धन विधेयक होता है, और धन विधेयक क्या होता है जी, कितना आपके पास पैसा है और उस पैसे के ऊपर कितना टैक्स आप ले रहे हो, ठीक है जी। वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है जी, आपका
वो कहलाता है जी धन विधेयक। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे हम पढ़ने का काम करते हैं, चलिए। आई होप आपने इतना पढ़ लिया होगा, इतना लिख लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने का काम करते हैं जी बजट के बारे में। इस धन विधेयक का बेसिकली प्रभाव क्या होता है? धन विधेयक को देखो सबसे पहले कहां पर लेके, संसद में तो देखो पेश कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। तो संसद के कौन से सदन में सबसे पहले यह धन विधेयक लाया जाता है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना, ठीक है जी। धन विधेयक से प्रभाव। धन विधेयक से प्रभाव, प्रभाव क्या पड़ता है? मीन्स कहने का ये मतलब है, जब भी ये बजट है धन विधेयक के रूप में, ठीक है, पेश किया जाता है, तो सबसे पहले संसद के कौन से सदन में इसको लेके आया जाता है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है संसद के 2 सदन हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है जी। और संसद के अंग कितने हैं? अंग आपको पता होने चाहिए, संसद के 3 है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर हम बात करेंगे सदनों की। तो सदन कितने होंगे संसद के जी? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है जी। लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको क्या है? ये हमारे संसद के 2 सदन हैं। अगर आपको धन विधेयक लेके आना है तो सबसे पहले आपको किसमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा? किसमें लेके आना पड़ेगा? वो आपको लोकसभा में लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। लोकसभा पास करेगी, उसके बाद वो किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या करेगी वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये चीज आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत प्रारंभ कहां से होगी? पहला पॉइंट आपको उसमें लिखना है, धन विधेयक की, धन विधेयक की शुरुआत, या आप इसे कह सकते हो प्रारंभ, लोकसभा से होती है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये पूछा गया है कि धन विधेयक की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है। तो आपको बताना है कहां पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको लेके आया जाता है। संसद का वह कौन सा सदन है? तो आप नाम लोगे उसका, वो है सर लोकसभा, ठीक है। वो है लोकसभा की धन विधेयक की शुरुआत प्रारंभ लोकसभा से होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए उसके बाद अब क्या होगा जी? अब यहां से क्या होगा जी? यहां से ये क्या होगा? पास होकर, ठीक है, यहां से पास होकर ये, यहां से पास होकर धन विधेयक, ठीक है, किसके पास जाएगा जी? सीधा ये जाएगा किसके पास? ठीक है, 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास, ठीक है जी। राज्यसभा के पास, ठीक है। अब आ जाइए आप राज्यसभा में, ठीक है जी। अब आते हैं हम राज्यसभा में। तो धन विधेयक हम किस में लेके आए? लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद ये किसके पास जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के पास, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना है, लोकसभा से पास होकर धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के लिए भेजा जाता है, समीक्षा के लिए बेसिकली, ठीक है ना।
लोकसभा से पास होकर धन विधेयक को राज्यसभा में बेसिकली 14 दिन के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर राज्यसभा के पास 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर राज्यसभा के पास 4 ऑप्शन है इस विधेयक को जांचने के लिए या ना भी जांचें। वो 4 ऑप्शन क्या क्या है ये भी आपको पता होने चाहिए जी। या तो राज्यसभा को क्या कर ले, स्वीकार कर ले, ठीक है, या राज्यसभा क्या करे, इसको इनकार कर दे, ठीक है, या फिर राज्यसभा क्या करे, इसको वापस भेज दे कि चेक कीजिए एक बार, या फिर क्या करे, कुछ भी ना करे, चुप रहे, साइलेंट, चुप रहे, ठीक है जी। और राज्यसभा के पास यहां पर 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन आपको मैंने लिख दिए, ठीक है। या तो राज्यसभा इसको स्वीकार कर ले, किसको, धन विधेयक को जो लोकसभा में पास होकर यहां पर आया है, या फिर इनकार कर दे इसको। तीसरा ऑप्शन क्या है, या फिर इसको वापस भेज दे समीक्षा के लिए। उसके बाद चौथा ऑप्शन है वो क्या है जी, चुप रहे। क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा इस बात से अगर उन्होंने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया या फिर इसको इनकार कर दिया या फिर वापस भेज दिया? जी नहीं। अगर राज्यसभा स्वीकार कर ले तब तो ठीक है, ये पास है। अगर राज्यसभा इनकार कर दे तब भी क्या होगा, ये पास माना जाएगा। अगर राज्यसभा इसको क्या करे, वापस भेज दे, वापस भेज दे, तब क्या होगा जी, तब भी ये पास माना जाएगा। और अगर राज्यसभा कुछ भी ना बोले, ठीक है, कुछ भी ना बोले, बिल्कुल क्या रहे, शांत रहे, तब भी क्या होगा, ये पास माना जाएगा, ठीक है जी, तब भी ये पास माना जाएगा। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। राज्यसभा के पास धन विधेयक को स्वीकार करने ना करने के बाद भी कोई ऐसी पावर नहीं होती, ठीक है ना। चाहे वो उसको इनकार करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो पास ही माना जाएगा। चाहे वो उसको समीक्षा के लिए वापस भेज दे तब भी यह धन विधेयक पास ही माना जाएगा। चाहे वो चुप रहे, कुछ भी ना बोले, ठीक है, बस 14 दिन के लिए क्या है, 14 दिन के लिए इनके पास भेज दिया जाता है कि 14 दिन में आपको जो मर्जी करना है आप कीजिए। 14वें दिन के बाद 15वें दिन में ऑटोमेटिक इसको पास मान लिया जाता है। तो सीधी साफ सी बात है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल को रोकने की। इन शॉर्ट ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल को रोकने की, सिर्फ समीक्षा के लिए, ठीक है ना, समीक्षा के लिए उच्च सदन है ये, ठीक है जी, समीक्षा के लिए भेज दिया जाता है। अगर उनको अच्छा लगे ठीक है, ना लगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ये पास माना जाता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको बात क्लियर होनी चाहिए। संसद के हमारे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है जी। राज्यसभा सबसे पहले लोकसभा में धन विधेयक को लेके आया जाता है, किनके द्वारा, अभी आपको पिछले कुछ मिनट में मैं बता के हटा हूं जी, वित्त मंत्री के द्वारा। उसके बाद यहां से पास होकर राज्यसभा में जाएगा 14 दिन के लिए। अभी इसको स्वीकार करे, इनकार करे, जो मर्जी करे, फर्क नहीं पड़ता, इसको पास माना जाएगा। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है इसको रोकने की। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। तो अब देखिए कुछ आपको मैं फैक्चुअल बातें बताता हूं इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बजट के बारे में। चलिए सबसे पहले आपसे पूछता हूं मैं, आपको आंसर देना है, भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया? भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, ये किया गया था जी 1860 में, ये किया गया था जी 1860 में, भारत का प्रथम क्या जी, बजट 1860 में। बेसिकली वैल्यू आपको मैं फरवरी बता देता हूं, क्योंकि कई बुक्स में कुछ फरवरी की डेट है, कई बुक्स में कुछ है, तो आप इसको फरवरी 1860 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपसे पूछ ले किसने पेश किया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जी, जेम्स विल्सन, ये स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स
विल्सन के द्वारा, ठीक है, स्कॉटलैंड के अर्थ शास्त्री थे, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा। सबसे पहले देखिए 1860 में तो भाई क्या था, हम आजाद तो थे नहीं, हम तो गुलाम थे, तो 1860 में इसको लेके आने की जरूरत क्या पड़ी। सभी बच्चे पढ़ते हैं इतिहास में एक खबर, एक न्यूज, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्या हुआ, अंग्रेजों की आर्थिक दशा काफी खराब हो चुकी थी, अंग्रेजों की आर्थिक दशा काफी खराब हो चुकी थी, बेसिकली उनका धन काफी खर्च हो चुका था। अब उस धन का ब्यौरा करने के लिए बेसिकली कहां पर कितना धन खर्च हुआ, ठीक है, कहां पर कितना धन खर्च हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, सबसे पहले 1860 में इसलिए ही बजट को लेके आया गया था, किनके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको मैंने वर्बली ये चीज बोल के बता दी, आप अपनी कॉपी में जरूर उसको लिख लेना, ठीक है जी। तो उसके बाद चलो मैं लिख ही देता हूं उस बात को, 1857 की क्रांति के बाद आर्थिक स्थिति का ब्यौरा लेने हेतु, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये बजट लेके आया गया था। तो ये तो तब का बजट, अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत का बजट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, भारत का स्वतंत्र बजट कब हुआ था जी, 26 नवंबर 1947 को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, देखिए ये गुलाम भारत है, जहां पर मैंने वर्ड यूज किया है स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया है जी, तो आपको बताना है 26 नवंबर 1947 में, 26 नवंबर 1947 में, ठीक है, 26 नवंबर 1947 में। अगर आपसे पूछ ले किनके द्वारा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, आर के शनमुखम चेट्टी, आर के शनमुखम चेट्टी, आर के शनमुखम चेट्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। भारत का प्रथम बजट 1860 में और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 में आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा। चलिए उसके बाद हम पढ़ने का काम करेंगे जी, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे या वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है मोरारजी देसाई, ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो आपको आंसर करना है सर मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, वित्त मंत्री का नाम बताइए, तो आप आंसर क्या करके आओगे, मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछ ले वैल्यू कितनी बार, तब आपको बता देना जी 10 बार, ठीक है, तो आपको बता देना जी कितनी बार, 10 बार, 10 बार, और 2 बार तो अपने जन्मदिन पर भी, 2 बार तो अपने जन्मदिन पर भी इन्होंने क्या किया था जी, बजट को पेश किया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर पूछ ले आपसे पेपर में कि वो कौन से वित्त मंत्री है जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट को पेश किया था, तो वो भी क्या है, मुरार, ठीक है जी, मोरारजी देसाई, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है जी। यहां तक आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए और इंपॉर्टेंट बातें हम बजट के बारे में आपसे शेयर करते हैं। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे,
अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो जरूर नोट्स बनाना अपने खुद के, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता के चल रहा हूँ। चलिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं यदि, ठीक है, क्या है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बताता हूँ बजट से संबंधित। किस वर्ष को, किस वर्ष को काला बजट बोला जाता है, या किस वर्ष के बजट को काला बजट बोला जाता है? किस वर्ष के बजट को काला बजट बोला जाता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पता होने चाहिए। किस वर्ष के बजट को काला बजट बोला जाता है? तो आपको राइट आंसर करना है जी 1973-74, ठीक है, 1973 और 74। 1973-74, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था जी, घाटा ज्यादा हुआ था, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछ ले किस वर्ष के बजट को काला बजट बोला जाता है, तो आपको बताना है 1973 और 74 के बजट को, क्योंकि यहाँ पर घाटा हमें ज़्यादा देखने को मिला था। अगर आपसे पूछ ले किस वर्ष के बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस वर्ष के बजट को, किस वर्ष के बजट को आपसे पूछेगा कि ड्रीम बजट, किस वर्ष के बजट को ड्रीम बजट या स्वप्न बजट, ड्रीम बजट कहा जाता है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ड्रीम बजट कहा जाता है जी 1997 और 98 के वर्ष को, ठीक है जी, ड्रीम बजट बोला जाता है या कहा जाता है। ठीक है जी, किस वर्ष के बजट को ड्रीम बजट बोला जाता है? तो आपको बताना है जी 1997 से 1998 के जो हमारा ईयर था उसको कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि इसमें जो टैक्स की दरें थी ना, इसमें जो टैक्स के रेट थे, टैक्स की दरें थी, वो काफी कम थी, ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्स की दरें कम थी, क्योंकि इसमें टैक्स की दरें कम थी, क्योंकि इसमें टैक्स की दरें कम थी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 वर्ष आपको मैंने बताया किस वर्ष को काला बजट के रूप में बोला जाता है, 1973 और 74 के बजट को। इसमें क्या था, घाटा ज्यादा हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछेंगे किस वर्ष के बजट को ड्रीम बजट के रूप में बोला जाता है, आपको बताना है 1997 से 1998 वाले बजट, क्योंकि इसमें टैक्स की जो दरें थी वो काफी कम थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो 1-2 बातें और कर लेते हैं जी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसमें, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम जो महिला थी जिसने भी ये बजट पेश किया उसका नाम क्या था, तो वो भी आपको जानना है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिख लीजिए जी, भारत की पहली महिला जिसने बजट पेश किया, भारत की पहली महिला जिसने बजट पेश किया, तब आपको राइट आंसर करना है जी श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और अगर आपसे पूछ ले दूसरी महिला कौन है जी, दूसरी महिला कौन है जी, तो आपको क्या नाम ध्यान रखना है जी, निर्मला, निर्मला सीता, निर्मला सीतारमण, ठीक है जी, निर्मला सीतारमण। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए जी, ठीक है।
क्वेश्चन ऐसे ही में पहले रिपीट हो चुका है कि उस महिला का नाम बताइए जिसने पहली बार भारत में बजट पेश किया था। तो वो महिला कौन थी जी? आपको बताना है इंदिरा गांधी। और दूसरी महिला कौन है जी? निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में क्या है? हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको मैं बताता हूं जी अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट के बारे में आपको मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं जी। देखिए अंतरिम बजट क्या होता है, उसके बाद आपको मैं बताता हूं जी अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट क्या होता है जी? आपको पता होनी चाहिए जी। ठीक है, इंटरिम बजट जो चुनाव के वर्ष में पेश किया जाए, जो चुनाव के वर्ष में पेश किया जाए, जो चुनाव के वर्ष में पेश किया जाए, जो चुनाव के वर्ष में पेश किया जाए उसे बोलते हैं अंतरिम बजट। मींस क्या होगा उसका? जैसे कि अभी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ था? हमारे चुनाव हुए थे ना, तो सीधी सी बात है, तो 2019 वाला बजट कौन सा बजट होगा? आपका अंतरिम बजट होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे 2014 में हमारे क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे ना, तो 2014 में जो बजट पेश हुआ था अंतरिम बजट, 2019 में क्या होगा जी? जो हुआ था पीछे वो अंतरिम बजट। अब क्या होगा? 2025। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं जी? ये सारे के सारे अंतरिम बजट कहलाते हैं। उसके बाद बजट कब पेश किया जाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बजट पेश करने का कोई निर्धारित समय नहीं है कि हम उसको कभी भी पेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको फरवरी के मंथ में पेश करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पहले जो बजट पेश किया जाता था वो फरवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे तक। ठीक है, बजट पेश करने का समय, बजट पेश करने का समय, जो पहले बजट पेश किया जाता था, ठीक है, फरवरी महीने के अंतिम कार्यकारी दिन, मतलब जो भी फरवरी मंथ का अंतिम दिन होगा, वर्किंग डे होगा। अगर 28 को संडे पड़ रहा है तो हम पेश कब करते थे? फिर 27 को कर देते। लेकिन अब क्या हुआ? भारत सरकार ने इसको चेंज करके क्या कर दिया? फरवरी मंथ के पहली ही तारीख को, फरवरी महीने के पहली तारीख को, ठीक है, फरवरी महीने के पहली तारीख को। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बजट पेश हुआ, फरवरी की पहली तारीख को। कब से? 2016 से। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, 2016 से। ठीक है, तो बच्चों आज आपको मैंने बजट की थ्योरी के बारे में आपको काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई। कब पहला बजट पेश हुआ, उसके बाद पहली महिला कौन थी जिसने पेश किया, सबसे ज्यादा बार पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, अंतरिम बजट क्या होता है, क्या उसकी कोई सीमा होती है, बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख है या नहीं है, कौन से अनुच्छेद में है ये, धन विधेयक क्या होता है, किस में पेश किया जाता है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आई होप आपने आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में उसको डालिए, हम सॉल्यूशन आपको उसका डेफिनेटली देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।